नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक पर जानकारी। सिरोही बकरी का पालन करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का प्रयोग दाल के रूप में होता है। क्योंकि अभी मटर की बुआई करने पर आने वाले समय में इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगेती मटर की बुआई तकनीक पर जानकारी दे रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्टर शीला बारला। मैं उन किसानों के लिए बोलना चाहूँगी जो मटर लगाने जा रहे हैं। वे लोग सबसे पहले तो खेत का चुनाव करें और खेत को बहुत अच्छी तरह से उसका जुताई कर ले। 2-3 बार ट्रैक्टर चला करके हल से जुताई कर ले और उसमें अगर एसिडिक है वो ज़मीन या अम्लीय है वो ज़मीन तो उसमें 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग करें। ऐसा करने से क्योंकि मटर एक दलहनी फसल है और उसमें अम्लीय होने से उसका उपज घट जाता है, इसीलिए मैं किसानों को बोलना चाहूँगी कि वे लोग चूना का प्रयोग जरूर करें। खेत को अच्छी तरह से तैयारी कर ले, उसके बाद उसमें मटर की बुआई करें। तो किसी भी फसल के लिए उसकी अच्छी किस्मों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे उपज में वृद्धि होगी। तो मटर के लिए जो किस्में हैं उनमें पूसा प्रगति, PM 113, काशी, नंदनी, आज़ाद P1। या अगर मैं बताने के लिए चाहूँगी कि किसान भाई आरकेल एक किस्म है जो अगेती फसल ले सकते हैं। वो उसका समय तो बीत गया है, लेकिन ये भी एक किस्म है जिससे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी किस्में किसान भाई अपने खेतों में ले सकते हैं और उनका बुआई कर सकते हैं। तो इसका क्योंकि लगाने का समय सितंबर से ही है, जैसे आरकेल है वो अगस्त लास्ट से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि किसान भाई चाहते हैं कि उनको कैसे ज़्यादा मुनाफा मिले। तो सितंबर इधर नवंबर अभी लगाने का समय ही है। तो किसान भाई अच्छी तरह से खेत की तैयारी करके इन सभी किस्मों को लगाएं। मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। वहीं मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित होना चाहिए। बीज को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इसके बाद राइबोजियम कल्चर से 200 ग्राम पैकेट के प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। तो राइजोबियम 200 ग्राम का पैकेट आता है, उसको सबसे पहले तो गुड़ को पानी में गर्म करते हैं, फिर घुल जाता है। तो फिर ठंडा होने के बाद में राइजोबियम कल्चर को उसमें पैकेट में को खोल करके ठंडे वाले जो गुड़ वाला पानी है उसमें मिला देते हैं। उसके बाद उसको जो लगाने के लिए बीज रखा गया है उस बीज को उसमें मिक्स कर देते हैं। पूरे अच्छी तरह से मिला करके छायादार स्थान में उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में उसको बुआई करते हैं। मटर के लिए ये जो सब्जी वाली मटर है उसमें बीज दर 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से है और इसमें खेत तैयारी के आखिरी समय में FIM या कंपोस्ट डालें, क्योंकि सब्जी वाली मटर है तो इसमें FIM या कंपोस्ट देना बहुत ज़रूरी है। 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट डालें और जो फर्टिलाइजर है इसको 40-80-40 के दर से डालें।
बीज के बोने का तरीका, मटर को शुद्ध फसल के रूप में या मिश्रित रूप में लगाया जाता है, जिसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बीजों को बोते समय इसकी कतारों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या हल के पीछे वाले हिस्से से की जा सकती है। इसके अलावा मटर को ड्रीप बिछाकर या ड्रीप और मल्चिंग दोनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस विधि से मटर का खेती से अधिक और अच्छी उपज मिलती है। मटर की फसल में हमेशा हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। मटर की उन्नत किस्म और उन्नतशील प्रजातियों में 2 बार सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई फूल निकलते समय और दूसरी सिंचाई फली बनते समय करें। खरपतवार पर नियंत्रण। मटर की फसल में अनचाहे खरपतवार उग जाते हैं, जिसमें गजरी, चटरी, मटरी, बथुआ, अंकारी और सैजी नामक खरपतवार का नाम लिया जाता है। इन सभी खरपतवारों को निराई और गुड़ाई करके फसल से बाहर निकाला जाना चाहिए। और अगर पूरी तरह से इन सारी बातों का ध्यान देते हैं, अगर अच्छी किस्म लेते हैं, चूना का व्यवहार करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो किसान भाई को निश्चय अच्छी उपज प्राप्त होगी। करीब 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सकते हैं। और क्योंकि बाजार में मटर का दाम भी काफी अच्छा होता है, तो उनकी आमदनी भी काफी अच्छा हो सकती है। हमारे प्रदेश में तिल की फसल पककर कटाई के लिए तैयार है, तो आप तिल की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। किसान भाई, हम देखें कि खरीफ की जो तिलहनों में तिल का प्रमुख स्थान है और इसकी जो फसल है वो कटाई के लिए तैयार हो रही है। किसान भाइयों, तिल की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप कुछ कार्यों को करते समय सावधानियां रखें, जैसे परिपक्वता की सही पहचान, फसल कटाई का उचित तरीका, खलिहान का प्रबंधन तथा तिल की उचित तरीके से झड़ाई इत्यादि। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, आइए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखें कि जब बात पकने की आती है, सही पकी हुई होना चाहिए। क्यों? यदि आपने पकने में सही अवस्था नहीं, यदि जल्दी काट लिया तो दाना सिकुड़ जाएगा और उत्पादन गुणवत्ता युक्त नहीं मिलेगा और कम मिलेगा। इसीलिए सही पकी हुई होना चाहिए। तो इसलिए सही अवस्था पर हमें उसकी कटाई करना चाहिए। सही अवस्था की बात ये आती है किसान भाई, हम देखें कि जो पौधा रहता है उसमें नीचे की जो बॉल, जिसे कैप्सूल्स कहते हैं, उसमें हम देखें किसान भाई कि सबसे पहले नीचे वाली जो हैं वो पकने लगती हैं और धीरे धीरे बस्ट कहते हैं और वहाँ से वो फटने लगती हैं। दूसरा हम देखें कि जो तना है और पत्तियां हैं उनका जो कलर है हरे से वो पीले से कलर का हो जाएगा और फिर उसके बाद में हल्का सा रेडिश सा तना होने लगता है। ये उसके पकने की पहचान है। और जो ऊपर वाली फलियां या कैप्सूल जो रहते हैं वो लगभग अधपकी अवस्था में रहते हैं, जिस अवस्था पर हमें कटाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है कि नीचे की जो फलियां हैं वो चटकने लगे हैं थोड़ी थोड़ी सी और ऊपर अधपकी हों। क्योंकि इसमें पूर्णतः यदि हम सारे के सारे जो फलियां हैं, कैप्सूल्स हैं, उनको हम सोचें कि सूख जाएं उस समय काटें, तो हमें देखेंगे कि इसके झड़ने से बहुत नुकसान हमको होने लगता है। जिस तरह से सही अवस्था में पकी हुई फसल को कटाई के लिए उपयुक्त समझते हैं। कटाई में आमतौर पर किसान भाई इसमें देखते हैं कि हंसिया के द्वारा तनों की कटाई करता है और उसके बाद इसमें बंडल बना करके उसको एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित बंडलों में हम देखते हैं किसान भाई कि क्षेत्र में ज़्यादा समय तक उसको नहीं रखते हैं। कटाई के बाद उसको बंडलों को एकत्रित करके खलिहान जो थ्रेशिंग फ्लोर रहता है वहाँ पर ला करके एकत्र सीधे के सीधे खड़े कर देते हैं, उसमें झुंड बना करके, और उसको लगभग 1 सप्ताह तक सूखने देते हैं। मड़ाई की बात करें तो मड़ाई में सामान्यतः किसान भाई इसमें झाड़ के ही उपयोग करते हैं। तो इसमें मड़ाई में ये करते हैं कि इसके जो बंडल बना के रखे हैं उनको सीधे की जगह उल्टा करके झाड़ देते हैं, जिससे कि जो फलियां हैं, कैप्सूल हैं, हमारे बस्ट हो गए हैं, फट गए हैं, उनमें से दाने सीधे के सीधे वो नीचे झड़ जाते हैं। जिस तरह से झाड़ करके उनको उनमें से दाना निकल आता है, तनों में से उनकी जो फलियां रहती हैं कैप्सूल से, और उसके बाद दाने को एकत्रित कर लेते हैं। एकत्रित करने के बाद बात आती है कि उसको पूर्णतः सफाई करना चाहिए। तो विनोइंग जो ओसाई कहते हैं उसके द्वारा हम देखें कि दाने को साफ करें, चाहे वो हम देखें कि प्राकृतिक हवा के द्वारा उसको दाने को साफ कर लें, उसमें जो भी पत्ती या कूड़ा अन्य जो मटेरियल रहता है बीज के अलावा
उसको सभी को साफ कर सकते हैं, या विद्युत चालित या ट्रैक्टर चालित पंखा लगा करके हम दाने की अच्छी तरह से सफाई कर लें। किसान भाइयों, यदि आप तिल के दानों को भंडारण में लगने वाले कीटों से बचाते हुए अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको भंडारण के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इसके लिए अब सबसे पहली बात आती है कि दाने को साफ करने के बाद में सही नमी एक अवस्था तक सुखाएं, क्योंकि बाजार में ले जाएं या भंडारण करें उस समय नमी 5% लगभग होना चाहिए। तो उस अवस्था पर सुखाने के बाद ही इसको मार्केट ले जाएं। भंडारण करना हो तो भंडारण में किसान भाई देखें कि पूर्णतः साफ करें, और उसके अलावा जो बैग हैं हमारे उनको सही से कीटनाशी के द्वारा धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। तो अच्छी तरह से हम देखेंगे कि सूखे हुए होंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कम से कम कीड़ों का जो कि भंडारण में लगते हैं उनका प्रकोप होगा, और भंडारण वाले कीड़ों से इसको बचाया जा सकता है। और भंडारण की दृष्टि से हम देखें तो जब नमी की मात्रा सही हो और अच्छे भंडारण युक्त हमारे साफ सुथरे जहाँ पर कि कीटनाशक का पर्याप्त छिड़काव किया हो, उस दशा में हम उसका भंडारण करके अच्छा उत्पादन गुणवत्ता युक्त प्राप्त कर सकते। हमारे प्रदेश के किसान भाई खेती के साथ बकरी पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं, और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई बकरी की सिरोही नस्ल का पालन करना चाहते हैं वो अपने स्तर पर इन्हें कम खर्च में पालकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ML गुर्जर। प्रारंभिक में अगर बकरी पालन करना चाहता है तो जो प्रारंभिक खर्चा है, जैसे अपन गाय भैंस का प्रारंभ करना चाहें उसके बनिस्बत बकरी का जो खर्चा है, बकरी व्यवसाय शुरू करना वो बहुत कम है। जानवर का खर्चा है और छोटा मोटा अपना शेड बना दिया, टीन शेड डाल दिया, तो इनिशियली में जो बहुत कम खर्चा होता है। बस उसके लिए कि अपन को ग्रेजिंग के लिए एरिया चाहिए, चरागाह होना चाहिए, और साथ में अपन थोड़ा सा उसको चारा वगैरह दे देते हैं। प्रदेश के बहुत से लघु एवं सीमांत किसान बकरी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे प्रमुख बात है बकरी के उन्नत नस्लों के चुनाव की। इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी लाए हैं बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में। बात करते हैं सिरोही नस्ल की। सिरोही नस्ल को जो नस्ल है वो एक तो उनका कलर जो है टैन कलर होता है, पीला कलर भी होता है, और उस पर चितकबरे धब्बे टाइप भी होती है। और इसकी ये कि इसकी कमर जो है झुकी हुई होती है, यानी पीठ जो है इसकी झुकी हुई होती है, जो प्योर नस्ल के एनिमल होते हैं। और बाकी इसमें कई जानवर में सींग होते हैं, कई में नहीं भी होते हैं, जैसे जिसको नहीं होते उसको अपन पोल्ड एनिमल्स बोलते हैं। दूसरा इसमें इसकी मुख्य विशेषता ये कि इसके ये जो ट्रिपल पर्पस ब्रीड, दूध उत्पादन के लिए भी पालते हैं और मांस उत्पादन के लिए भी पालते हैं, और जो इसके जो बाल होते हैं वो भी जो है कई चीज़ें बनाने में काम में लेते हैं। और दूसरा इसका जो दूध है, छोटे बच्चों को इनके दूध पिलाने के लिए भी जो है रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसके दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनकी साइज जो है वो छोटी होती है, और ये फैट भी कम होती है और आसानी से जो है पच जाता है। तो छोटे बच्चे इस बकरी के दूध को आसानी से पचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है बकरी जो है सब चीज़ को खा जाती है, सूखा चारा वगैरह और दाना खिला देते हैं, जैसे जो है मक्का है, तो उसके जो है बढ़वार जो है बहुत ही बढ़िया होगी। खाली जो है कैलोट्रोपिस स्पीसीज जो होती है का मतलब ये है कि हर चीज़ के मिनरल्स भी काफ़ी होंगे, न्यूट्रिएंट्स में जैसे प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, तो बकरी का दूध बहुत ही लाभदायक होता है। इसके साथ ही साथ इसके जो बच्चे हैं वो जल्दी बड़े होते हैं, यानी उनके ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है। तो इसमें कई में 2-2 बच्चे, एक साथ 2 बच्चे भी देती है, कई 3 बच्चे भी देती है, और उनका वजन बहुत फास्ट गति से बढ़ता है। तो जल्दी अगर बड़े होंगे, जल्दी वजन बढ़ेगा, तो मीट वाला एनिमल है, तो जितना वजन ज़्यादा बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा तो खिलाने का खर्चा कम होगा और किसान को जो है पैसा ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, बकरियों की सही बढ़वार के लिए समय समय पर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। इसके अलावा बकरियों को साल में 3 बार कृमिनाशक दवा पिलाएं, ताकि पेट के कीड़ों से निजात पाई जा सके। इस नस्ल में बीमारी भी बहुत कम लगती है, और खाली इनको साल में 2 बार अपने जो डीवर्मिंग कर दें, पेट में कीड़े मारने की दवाई पिला दें, और कुछ जो मोटी मोटी बीमारियां हैं उनके अपन टीके लगा दें, तो इसमें जो है किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी ले सकता है।
किसान भाइयों, बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखें कि इसका फर्श कच्चा रहे ताकि बकरियों के मूत्र को आसानी से सोख सके, जिससे बकरियों को हमेशा सूखा स्थान मिले। इस तरह बनाए गए बाड़े में बकरियां स्वस्थ रहेंगी, जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी और इनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इसका जो है बर्थ वेट जो है करीबन जन्म के समय इसका वजन जो है 2.5 से 3 किलो के आसपास होता है और उसी गति से बहुत जल्दी बढ़ता भी है। और दूसरा ये कि ये नस्ल जो है मतलब हर चीज़ को खा लेती है, तो कोई इसको खिलाने का भी अलग से खर्चा नहीं होता है। मेल का बॉडी वेट जो है एवरेज जो है करीब जो है 40-45 किलो होता है और फीमेल का करीब जो है 30-35 किलो होता है अडल्ट का। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम मोहनपुर, जिला भागलपुर के कृषक घनश्याम शर्मा ने। यह दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आजकल पशुपालक भाई जो भी हैं वो पशु की ज़रूरत के अनुसार कम खिलाते हैं, बल्कि अपनी उपलब्धता के अनुसार ज़्यादा खिलाते हैं। जैसे कि अपने पास यदि मकई की उपलब्धता ज़्यादा होती है तो समझते हैं कि हमें दाना के रूप में मकई खिला रहे हैं, कभी खल्ली ज़्यादा खिला रहे हैं, मिनरल की मात्रा कभी खिलाते नहीं हैं, जिसके कारण क्या हो रही है, पशुओं में किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जा रही है और दूसरे पोषक तत्व की कमी हो जा रही है, जिसके कारण आज जितने भी गाय हैं वो दूध भी अपनी क्षमता से कम दे रही है और बांझपन की शिकायत से ग्रसित है। पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन। ठंड के मौसम में पशुओं की संतुलित आहार का समुचित प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और उन्हें ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दुधारू पशुओं को प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना चाहिए। तो इसके लिए एक नई तकनीक है जिसको कि कहते हैं कंप्लीट फीड ब्लॉक तकनीक। इसमें क्या है कि जितने भी चीज़ हो, दाना हो, खल्ली हो, हरा चारा, भूसा, मिनरल पाउडर, सभी को मिलाकर एक साथ पशु को खिलाई जाती है। इसके अलावा बाहर से केवल पशु को पानी देने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पशु को एक बार में सभी पोषक तत्व एक बार में मिल जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे जो भी पशु के शरीर में पेट में उसके कीड़े हैं, जिससे कि पशु के जो भोजन खाते हैं उसका पाचन होती है, वो तंदुरुस्त रहते हैं, उनको सभी पोषक तत्व एक साथ मिलते हैं, जिसके कारण उससे पाचन क्षमता बढ़ती है। इसके बाद जो भी फीड आइटम, जो भी खाद्य पदार्थ आपने मिलाए हैं, उसको मशीन के द्वारा एक ईंटा का आकार या गोल आकार दे दी जाती है, जो कि कम्पैक्ट रूप में हो जाती है, जिसके कारण जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसकी बर्बादी भी कम होती है। इसको बनाते क्या है, इसको बनाने की एक ही सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके पास भूसा या पुआल है आपके पास, उसको लगभग ½ इंच के साइज में इसको ग्राइंड कर दीजिए या कुट्टी काट दीजिए। उसके बाद जो भी आपके पास दाने हैं और खल्ली है, उसको आप मोटे मोटे दाने के रूप में उसको ग्राइंड करवा दीजिए, उसको पाउडर करवा दीजिए। वो पाउडर में क्या करना है, जो दाने आपने ग्राइंड किए हैं उसी में मिनरल मिक्सचर ज़रूरत के अनुसार कहने का मतलब हुआ कि जो गाय अधिक दूध देती है उसके लिए अलग के आपको कंप्लीट फीड ब्लॉक बनेंगे, जो गाय कम दूध दे रही है उसके लिए अलग बनेंगे, जो गाय गाभिन है उसकी ज़रूरत अलग होती है, उसके ज़रूरत के अनुसार अलग उसके कंप्लीट फीड ब्लॉक बनेंगे, उसके अनुसार मिनरल की मात्रा मिलेगी और उसी के अनुसार आपका दाने की ही मात्रा मिलेगी। इसको खिलाने से किसान भाई फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो है कि आपका पशु एक बाइट खाता है, यानी एक कौर यदि खाना खाता है, उसमें जितने भी पोषक तत्व जा रहे हैं सभी संतुलित रूप में जा रहे हैं, मतलब ज़रूरत के अनुसार प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, जिसके कारण पशु जो भी खाद्य पदार्थ खा रहा उसका पाचन अच्छी तरह से होगी, उसका उपयोग अच्छी तरह से होगा, जो कि पशु को अधिक फायदा करेगा। दूसरी बात आती है, इसको जब खिलाने के तरीके होते हैं तो कम्पैक्ट रूप में होते हैं, केवल एक बार
पशु को आपको देना है। 2 टाइम जो खिलाते हैं एक ही ब्लॉक उठाकर दे देना है। जब आप कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाएंगे तो जिस फीड को आप एक कमरा में रखते हैं उसको 4 कमरे में रखते हैं। यदि फीड ब्लॉक बना देंगे तो एक कमरे में ही मात्र जगह, एक कमरे की जगह में ही रह जाएगी, यानी 1/4 जगह में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे स्टोर की क्षमता बढ़ जाती है। यानी 2 से 3 महीने जो आप 15 दिन का स्टोर कर रहे थे, आप 2 महीने का आहार स्टोर कर लेंगे, जिससे कि जब महंगी आहार मिलती है वो महंगी आहार आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। जब आहार सस्ती होगी उसी समय खरीद के हम कंप्लीट फीड ब्लॉक बना लेंगे। नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए करें गाजर की खेती। धान की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।